हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, इस पूरे टॉपिक्स को मैंने बताया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो टॉपिक है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला यूनिट्स, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस एंड देन एरर। ओके, तो आज डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन कहते किसे हैं, डायमेंशन ऑफ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, देन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बाकी रेस्ट पार्ट जो है डायमेंशन का एप्लीकेशन, वो पार्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सबसे पहले ये समझते हैं डायमेंशन कहते किसे हैं। इस बात से आप पहले भी अवगत होंगे, जानते होंगे कि डायमेंशन किसे कहते हैं। जैसे 1D है, 2D है, 3D है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब सिर्फ लेंथ पॉजेस करता है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट उसका चेंज होता है तो उसको कहते हैं 1D। जब 2 कोऑर्डिनेट में रहता है, जैसे लेंथ भी है ब्रेथ भी है उसके अंदर, तो उसको कहते हैं 2D। जैसे प्लेन है, बोर्ड है, तो ये क्या है, 2D है। ओके, अब मान लीजिए इसमें सिर्फ लेंथ रहता, ठीक है, तो सिर्फ अगर लेंथ है, ये लेंथ है, तो इसको क्या कहते हैं, 1D। और ये बोर्ड जो है वो क्या कहलाता है, प्लेन, 2D। और 3D है, जैसे रूम है, तो ये रूम क्या कहलाएगा, 3D। तो इस तरह से 3 डायमेंशन। लेकिन यहाँ पर ये डायमेंशन नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुई है। यहाँ पर डायमेंशन का अलग मतलब है। यहाँ मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी कितना टाइम्स रहता है, ठीक है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी को कितना टाइम्स हमें लिखना पड़ता है, उसको हम कहते हैं डायमेंशन। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, फील करते हैं कैसे। जैसे मान लो लेंथ बताया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो तुम जानकारी के लिए अभी समझ लो, अभी लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कह सकते हैं उसको। तो डायमेंशन जो है, डायमेंशन तो पावर होता है। अभी एक मिनट क्लियर कर देते हैं इसको। जैसे एरिया है, ठीक है, तो एरिया का जो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पर लेंथ को भी L से डिनोट करते हैं और ब्रेथ का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो L होता है। तो L के पावर कितना हो गया, 2। मतलब एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो कितना, L टू द पावर 2, ठीक है। लेकिन डायमेंशन जो है यहाँ पर एरिया का, वो है 2। अब मैंने 2 टर्म यूज करी, प्यार से समझो, सारा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक तो डायमेंशनल फॉर्मूला और एक हमने क्या करी है, डायमेंशन। तो डायमेंशन पावर है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ, यहां पर लिखते हैं डायमेंशन ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज 2। एरिया का जो डायमेंशन है लेंथ के टर्म में कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहीं पर मैं ये लिखूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, L3। तो यहां पर हम L3 लिख, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और सब में लेंथ ही है, किसी का तो लेंथ ही, हाइट भी है, तो क्या है, एक लेंथ ही तो है, 2 मीटर 3 मीटर जो भी है। ओके, तो L इंटू L 3 टाइम्स लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज 3। मतलब यहां पर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज 3। बट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये जो आपने पूरा लिखा है ना, इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये पावर नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है, जो द एक्सप्रेशन व्हिच शोज हाउ एंड व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हाउ एंड व्हिच, हाउ L व्हिच, तो लेंथ हाउ L टू द पावर 3 के टर्म्स में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अभी लेंथ के टर्म में समझाया। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए हमें वेलोसिटी को समझना है। किसको समझना है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम,
ठीक है प्यारे बच्चों, लेंथ अपॉन टाइम। और लेंथ का मतलब लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कह सकते हैं आप क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वो लेंथ ही तो है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो एल अपॉन टाइम का डायमेंशन जो होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला वो टी होता है। तो ये जो है ना एल टी माइनस वन, तो ये वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो ये है पूरा, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, हाउ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन डायमेंशन पावर है। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशन लिखना है तो लेंथ में 1 है और टाइम में -1 है। ठीक है, ये पावर की लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ लेंथ is 1 and in terms of time is -1। तो ये तो है ये डायमेंशन। अब डायमेंशन का हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। तो डायमेंशन का डेफिनेशन लिखिए तो इट इज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल बोलते हैं इसको, फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड, ओके यहां नहीं लिखिएगा तो लिख लो यहां पर, इज रेज्ड टू रिप्रेजेंट the given physical quantity, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये डायमेंशन इज द पावर, एक पावर है। जैसे ये हमने एरिया का लिखा, एरिया का डायमेंशन कितना है, लेंथ में 2 है, तो ये पावर है। टू विच ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ का पावर क्या है, 2 है, जिससे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 2 क्या हो गया, डायमेंशन। इसी तरह से वॉल्यूम है, उसका पावर कितना है, L⁻3, तो ये 3 क्या है, यहाँ डायमेंशन है। ठीक है, लेंथ में वॉल्यूम का हो गया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये तो आप रफ कर लीजिए, फिर मैं इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ इसको। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, द एक्सप्रेशन which shows how and which, ठीक है, अभी समझाया था डायमेंशनल फॉर्मूला आपको, बट एक बार और देखिए, हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटी is used to represent dimension of a physical quantity ज़्यादातर केस में डिराइव्ड ही लिखा रहता है, बट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, डिराइव्ड सब इसमें आ गया। ठीक, वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में तो लिखा ही जाता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा, मतलब किस पावर के टर्म में, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ओके, इज यूज्ड टू, ठीक है, इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मैं मिस कर गया था, किस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज
किया जाता है किसी दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को लिखने में। जैसे अभी लिखे थे आप वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी में m था नहीं, मास तो था नहीं, तो जब नहीं रहता है तो हम m0 लिखते हैं। मास का सिंपल सा मास का जो डायमेंशन होता है, अभी थोड़ा अभी समझने की तत्काल के लिए तो लिख लो, मैं पूरा टेबल कर देता हूँ अभी। लेंथ एंड टाइम, ये ठीक है, तो ये t है। अब मास L(t-1), ठीक है, L1(t-1), तो ये क्या हो गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। अब वैसे ही एक्सीलरेशन लिख सकते हैं आप, फोर्स लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना अभी इतना ही फिजिकल क्वांटिटी हम जाने हैं जितना मास, लेंथ एंड टाइम, इसी के टर्म में अभी लिखते हैं। फिर आगे हम फोर्स का, इस सब का भी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो शॉर्ट में डायमेंशनल फॉर्मूला को भी डायमेंशन बोल देते हैं, लेकिन है ये अलग चीज। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद लिखना है डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या है, ठीक है। देखिए, जब डायमेंशनल फॉर्मूला को पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल से इक्वेट कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। व्हेन डायमेंशनल, सिंपल है, डायमेंशनल फॉर्मूला is equated with symbol of physical quantity, then it is known as डायमेंशनल इक्वेशन। तब इसको हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। और वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं m0 L1(t-1), ठीक है प्यारे बच्चों, ये है आपका वेलोसिटी, इस तरह से, ओके। अब ये डायमेंशनल इक्वेशन है। 1 मिनट के लिए अगर मान लीजिए हम एक्सेलरेशन का लिखें तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का होता है L(t-1), तो टाइम क्या होगा t, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा L(t-2), तो ये एक्सेलरेशन L(t-2), तो ये हो गया क्या, इसको हमने एक सिंबल के साथ इक्वेट कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, ओके। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी जो हम लेते हैं वो क्या है, मास, ठीक है, मास फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो मास से हम क्या मेजर करते हैं, जैसे मास से क्या, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ये केजी है, ठीक है, केजी। और इस केजी से हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इस केजी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है लेंथ, और लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल। उसके बाद है तीसरा क्या है, टाइम, और टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंड, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, टी, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर में है ये टेम्परेचर, क्या लिखते हैं आप, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में आप इसको क्या लिखते हैं, इसका यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, और कभी कभी इसको हम थीटा भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो डायमेंशन लिखते हैं के लिखते हैं, और थीटा भी लिख सकते हैं आप डायमेंशन में, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है 5th नंबर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो है एम्पियर, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है ए, ओके। उसके बाद 6 नंबर है लुमिनस इंटेंसिटी, और
इंटेंसिटी, और ये जो है इसको कहते हैं सी डी, कैंडेला, और सी डी इस तरह से, ठीक है। 7th नंबर में है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी, ठीक है। तो मैटर की क्वांटिटी जो होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, मोल से, और मोल यही इसका ये है डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी समझ में आई बातें। तो इससे रिलेटेड इस पर्टिकुलर डायमेंशन को आगे प्रोसीड करें, हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखे, इससे पहले हम कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं। सबसे पहला नोट ये है कि डायमेंशन को हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर में नहीं लिखते, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कहीं कहीं जैसे अभी कैंडेला लिखा था, सी डी है, MOL है, तो वहां लिखते हैं, बाकी सब जगह हम क्या लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में ही लिखते हैं जनरली, ठीक है। तो वहां टर्म यूज करते हैं जनरली, वी राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन कैपिटल लेटर, ओके। तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ब्रैकेट तो लगाना जरूरी है। कुछ बच्चे ए लिखते हैं लेकिन उसका ब्रैकेट नहीं लगाते, तो ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है, कंपल्सरी है, ठीक है, पहला। दूसरी बात ये कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। जैसे 1 मीटर यहीं पर लिख दूं, एक काम करते हैं यहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे समझ लेते हैं पहले 1 मीटर क्या लिखना है, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, बात एक ही है, किसका है, सॉरी 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर, तो लेंथ का ही तो है यूनिट, तो लेंथ का डायमेंशन तो वही रहेगा, ठीक है। आप जैसे मीटर पर सेकेंड किसका है, वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड भी वेलोसिटी का यूनिट है, ठीक है। इसमें 100 सेंटीमीटर हो सकता है 1 मीटर की जगह पर, ओके। लेकिन इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का, LT-1 जो अभी मैंने बताया है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। समझ में आई बात है। तो अभी हम नोट करके ये बात लिख लेते हैं दोनों पॉइंट्स को, ओके। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड, अच्छा डायमेंशन जो है अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मैंने लिखा है लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का नहीं लिखा। तो डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी का तो डिफाइंड है लेकिन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का डिफाइंड नहीं है। तो यहां पर हम इस चीज को लिख लेते हैं, ओके। रफ देखो, पहला नोट डालो, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला in capital letter, जनरली लगा लो क्योंकि यहां तो ये सब है स्मॉल में है, कैपिटल लेटर एंड इन बिग ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, ओके। दूसरा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सप्लीमेंट्री quantities are not defined, quantities are not defined, उसके यूनिट तो होते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होते सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जैसे प्लेन है, सॉलिड एंगल है, तो इनके, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर नॉट डिफाइंड। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला डज नॉट डिपेंड्स ऑन यूनिट सिस्टम, ठीक है। ये यूनिट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है प्यारे बच्चों, क्लियर है, इतना समझ में आई बात है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ओके। इसको रफ करते हैं फिर पढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड फिजिकल
क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में सीरियल नंबर लिख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन सा का आपको लिखना है, एंड थोड़ा सा बड़ा बनाइए, इसमें लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद यूनिट्स एंड देन डायमेंशन, ये ज़रूरी होता है, देन डायमेंशनल फॉर्मूला। शॉर्ट में इसको डायमेंशन भी बोल देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने का नहीं है। पहला है सीरियल नंबर। देखिए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं ये तो जानते हैं आप, लेकिन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले लेना है, तो ये है डिस्टेंस। फिजिकल क्वांटिटी नहीं जानता है, बताया था ना, वैसे क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसको फिजिक्स के लॉ में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसका इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। ओके, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, m0l1t0, जिस पर डिपेंड नहीं करता है उसको हम जीरो लिख देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायमेंशन। ठीक है, तो डिस्टेंस है। उसके बाद दूसरा है, इसके बाद अच्छा बच्चे पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि पाथ लेंथ ही तो है। ठीक है, मतलब ये टोटल पाथ लेंथ है और ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है तो लेंथ ही ना। ठीक है, और उसका यूनिट जो है मीटर है। अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। देखो है तो लेंथ ही, ठीक है, तो लेंथ बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसी के टर्म में तो हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, तो ऑफ कोर्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि उसके टर्म में डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही आता है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी तो लेंथ ही है। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर होने का। ठीक है, हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिख दिए तो सर आपने ये तो डिराइव्ड लिख दिया और ये तो लेंथ ही है, तो लेंथ है लेकिन लेंथ के टर्म में इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब ये कहां से देखो, तुम जानता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये नहीं जानता तो पढ़ लेना, ये 9th क्लास के जो प्लेलिस्ट है ना मोशन, उसमें है सारा चीज। ओके, और तुमको बताया भी था थोड़ा सा मोशन, ग्रेविटेशन और लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन 8th 9th चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये 3 चैप्टर तो तुमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, 9th का जरूर से जरूर। ओके, चलो कोई नहीं, देखो नहीं हो तो प्लेलिस्ट में है अपने ही चैनल पर, उसको वहां से पढ़ो। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस क्या, पाथ लेंथ, तो L अपॉन टी। ओके, तो L अपॉन टी को क्या लिखते हैं बेटा, LT-1। क्लियर? अब LT-1 को हम क्या लिखेंगे, ये स्पीड है, ये m0l1t-1, तो ये हम स्पीड लिख सकते हैं इसका। अच्छा, ऐसी वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वो भी लेंथ ही है, तो लेंथ अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं क्या, m0l1t-1। और आपको समझा ही दिया, जिस पर डिपेंड नहीं करता उसके पावर क्या होता है, 0, और किसी चीज पर पावर 0 क्या देता है, 1। समझ में आई बात है? चलिए आगे बढ़े। तो ये है स्पीड और ये है m0l1t-1, तो ये हो गया आपका। अब हमें थर्ड है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन, अब देखो एक्सीलरेशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, क्लियर? तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, यही वेलोसिटी ही तो है। तो वेलोसिटी जो है ना,
वो कितना है एल टी माइनस वन, तो टी तो नीचे एक। अब यही फॉर्मूला तुमको आना चाहिए डायमेंशन लिखने के लिए। फॉर्मूला क्लियर है? अब मैं बता दूंगा कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन याद रख लेना, बाकी सब पर डिपेंड है। अब जैसे लेंथ डिस्टेंस का तुमको डायमेंशन याद रखना ही चाहिए, ठीक है, वो तो एल होता ही है, तो कुछ नहीं है। अब इसके बाद जो है ना बाकी टी वगैरह सब तुमको पता ही है, तो उसके टर्म में तुम सारा चीज निकाल लोगे। लेकिन अभी थोड़ा सा कि लेंथ का सर ने बोला लेंथ तो इजी है, लेंथ के बाद फोर्स है, एनर्जी है, वर्क एनर्जी जिसको बोलते हैं। वर्क और एनर्जी दोनों के डायमेंशन सेम ही होते हैं क्योंकि उनके यूनिट सेम होते हैं। वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। दोनों का यूनिट क्या है जूल ही है, तो इसलिए उनके डायमेंशन भी सेम होंगे, यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन, इसको आगे बढ़ो, एल टी माइनस टू, ऊपर जाएगा तो टी माइनस नहीं हो जाएगा क्या, तो ये m0 लिख सकते हो तुम, m0 एल टी माइनस टू इसको, और इसका यूनिट क्या होगा रे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लिखेंगे m0 L1 t माइनस टू। प्यारे बच्चों समझ में आई बातें इतनी। अब ये फोर्स, तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स जो है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट, और इसी को बोलते हैं न्यूटन, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर, क्योंकि साइंटिस्ट का फोर्स का डेरिवेशन दिया था, तो इसलिए इसके नाम पर जो सेकेंड लॉ है उसका, ठीक है, वो भी तो 9th क्लास में पढ़ सकता है। तो थोड़ा बहुत कुछ 9th की बातें पढ़नी पड़ेगी आपको 11th समझने के लिए, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि पिक्चर जो है ना शुरू से देखते हैं तो सारा चीज समझ में आता है, तो शुरू वाला चीज थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। मतलब जो 9th में है वो 11th को कॉरस्पॉन्ड करता है उस सिलेबस, तो उसको भी देख लेना चाहिए। अब देखो ये न्यूटन है, अब इसमें हमें आगे बढ़ना है। फोर्स का हमको क्या करना है, डायमेंशन लिखना है बेटा। फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स क्या लिखेंगे, तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का m1, एक्सेलरेशन lt माइनस टू, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा m1 lt माइनस टू, यही तो है। अब लिख लीजिए m1 lt माइनस टू, क्लियर, समझ में आई बात है। अब ये फोर्स समझ में आ गया, तो फाइन। देखो वर्क, फोर्स तो तुमको क्या बोला कि मैंने याद रखना ही है, तो इसको तो स्टार मार्क लगाओ। एक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज मत हो जाना, वो तो याद रखना ही है, वो तो रखेगा तू, ठीक है। फिर भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इससे अच्छा तुम चलो इसको छोड़ो, ये बड़ा इजी लग रहा है ना, तो ये याद रखो, ओके। और ये फोर्स है, और ये जो है ना प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये तो रामबाण है, इसको कहते हैं वर्क, ठीक है, ये वर्क है, और सेम डायमेंशन होता है। कोई भी एनर्जी ले लो, ठीक है, तो एनर्जी का, एनर्जी कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। मतलब दो, इससे क्या पता चलता है, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन भी सेम हो सकते हैं, इस बात से यही पता चलता है। अब चल आगे बढ़, देख वर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे बता मुझे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे mlt माइनस टू, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट, इसको l लिखते हैं, तो ये ml स्क्वायर t माइनस टू, ये हो जाएगा वर्क। समझ में आई बात है। मतलब आप यहाँ पर अगर इसका यूनिट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को लिखते हैं बेटा क्या जूल, जैसे डिनोट करते हैं। और इसका डायमेंशन क्या होता है m l स्क्वायर t माइनस टू, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया वर्क, समझ में आई बात है इतनी। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखो 6 नंबर में ये काइनेटिक एनर्जी, अच्छा वर्क का तो लिख दिए, एनर्जी का तो समझाया ही नहीं। देखो एनर्जी क्या क्या होगा, चलो काइनेटिक एनर्जी एक लाओ इधर। वैसे तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन होता है एनर्जी का, कैपेसिटी टू डू वर्क। अच्छा अगर एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना है, इसको रफ करो, एनर्जी इसका डायमेंशन लिखना है काइनेटिक एनर्जी,
तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है हाफ एम वी स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसका दिस इज डायमेंशनलेस, इस तरह के कांस्टेंट का इंटीजर्स का कोई डायमेंशन होता नहीं, लिमिटेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, मतलब डायमेंशन का। ओके, तो ये लिमिटेशन में हम आपको बताएंगे क्या क्या लिमिटेशन है, उसके 5-6 लिमिटेशन है, उसको समझेंगे। पहले हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखिए एम वी स्क्वायर, तो मास को क्या लिखते हैं के जी। ओके, यूनिट लिख लो पहले, या फिर सीधा डायमेंशन लिखना चाहते हो तो लिख लो। डायमेंशन में एम और वेलोसिटी का क्या लिखते हैं एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। प्यारे बच्चों ये समझ में आई बातें इतनी डायमेंशन, तो यहां भी सेम ही, यूनिट में भी कोई शक मत रखिए। केजी वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है आपका इतना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 नंबर। अब वर्क एनर्जी का सेम ही है, तो आ जाइए आप कहाँ पावर पर। देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, समझिए इसको। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, नहीं, और वर्क का जो है ना डायमेंशन क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम को क्या लिखते हैं टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक है बेटा, इतना समझ में आई बात है। तो ये पावर है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, इसका यूनिट लिख लीजिए, यूनिट भी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जो है ये क्या है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन टाइम में सेकेंड, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, यही सिंपल है। तो यहाँ पर केजी आपके लिए मैंने बता दिया मीटर पर सेकेंड क्यूब, ओके। ये पावर का है, इसको क्या कहते हैं वॉट भी बोलते हैं, नहीं ये इसकी यूनिट होती है। अब ये जो है ना इसका डायमेंशन लिख ले एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, समझ रहे हैं। अब 7 नंबर जो है वो देखिए, 7 नंबर में हम एक चीज बताना चाहते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम देखिए क्या है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। जैसे लीनियर मोमेंटम को लिखते हैं ना, लीनियर मोमेंटम, अब मास इनटू वेलोसिटी, तो मास को हम क्या लिखते हैं केजी, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड जो है ना लीनियर मोमेंटम। अब इसको लिखिए यहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन हम लिखेंगे तो एम एल टी माइनस वन, ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम है, उसके बाद लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया, ठीक है। इतना अगर फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मास ऑन एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है 9th क्लास में। तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारे 11th 12th सारे मिला के, ठीक है। इसलिए कुछ लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को आफ्टर 11th 12th पढ़े, लेकिन इसको जानना जरूरी है, थोड़ा सा बेसिक्स, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग, ओके, अब जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते जाएंगे ना तो वैसे वैसे डायमेंशनल फार्मूला लिखते जाएंगे। उसी चीज के लिए हम ये पूरा चैप्टर ही रोक के रखे तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसे ये लीनियर मोमेंटम मास इनटू, ये चीज आपने पढ़ा है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि आज आपको उन्हीं चीजों का डायमेंशनल फार्मूला लिखवाया जाए जिनको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जिन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये है लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर। अब मास इनटू वेलोसिटी का हमने यूनिट लिख लिया और यहाँ डायमेंशन लिख लिया, और सामने यूनिट जब लिखा जाता है ना तो डायमेंशन लिखना तो बाएं हाथ का काम, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी का एम, एल मीटर का लेंथ और टाइम का माइनस टू, ओके। तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम। अब आगे बढ़िए, लीनियर मोमेंटम के बाद अगर मान लीजिए हमें इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो देखो इम्पल्स क्या होता है, ये थोड़ा सा नया टर्म आया है। देखो
इम्पल्स जो है ना F इंटू टी होता है, ठीक है, फोर्स इंटू टाइम। अब देखो इम्पल्स होता है क्या है, जैसे फोर्स जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, जैसे ये हम इम्पल्स है, इसको फोर्स लगाए बहुत जोर से, तो अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको विजुअलाइज करना है। तो जैसे क्रिकेट गेम जो बैट्समैन जो है ना, जब बॉल को मारता है तो वेरी शॉर्ट इंटरवल के टाइम के लिए निकालता है, उसको टच करता है और कहा जाता है सिक्सर, बाउंड्री से बाहर। तो वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन में जितना लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है ड्यूरिंग द कंटेक्ट विद बैट एंड बॉल, दैट इज नोन एज इम्पल्स। उसी को कहते हैं बेटा क्या, इम्पल्स। तो ये है इम्पल्स F इंटू टी। ये F इंटू टी को क्या लिखेंगे आप बताइए, ये फोर्स है तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, ओके, तो kg मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों अब इसको बस इसका इम्पल्स का और इसका जब यूनिट ही सेम हो गया kg मीटर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन तो सेम होगा ही। अब देखो मैंने कहा था ना कि तो फोर्स का निकाल ले, फोर्स आ गया, अब देखो इम्पल्स फोर्स पर डिपेंड करिए, ओके। अब मतलब फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का याद रख लिया, टाइम याद है तो लगा दो, फंडामेंटल क्वांटिटी का तो याद रखना ही है। अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लेना चाह रहे हैं थोड़ा सा रोटेशन से, ठीक है। तो रोटेशन से जब लेगा ना तो कुछ चीजें तुमको नई नई बातें सब सीखनी पड़ेगी। अब जैसे है सबसे पहला चीज क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओह चलो नया शुरुआत किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देख एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किससे डिनोट होता है, थीटा से, एंगल से। तो ये क्या है, थीटा तो है लेकिन इसको क्या कहते हैं, रेडियन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगल थीटा, थीटा सिंबल है, ठीक है, और उसको यूनिट क्या होता है, रेडियन। और ये मैंने बताया अभी कि क्या होता है, यूनिटलेस, सॉरी डायमेंशनलेस। यूनिट तो है ये है, ठीक है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आई बात है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखेगा तू, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब रेडियन पर सेकेंड mL/t-1, ठीक है। अब इसको रफ करो और समझो क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकेंड m0 L0 t-1। इफ पहले तो समझ लो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इसको रफ करते हैं फिर आपको समझाते हैं। उससे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, एंगल में जितना डिस्प्लेसमेंट हो उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर था और फिर बाद में यहां पर आ गया, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया ना, ये यहां पर एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी ये जो डिस्टेंस कवर हुआ इसी को कहते हैं क्या बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये तो है m0 L0 t0, और t जो है ना कैपिटल T में लिखते हैं तो t-1 होगा। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो t मतलब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो m लिख ही लीजिए इसको 11 एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है ना यहाँ पर m0 L0 t-2 ये है, इसी को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। आप देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, अपॉन टी, तो थीटा अपॉन टी हो जाएगा। तो ये पूरा जो लिखेंगे तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को लिखेंगे m0 L0 t-2। क्लियर, इतना समझ में आई बात है इतनी। अच्छा अब आगे बढ़ना है हमको। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद देखो टॉर्क। टॉर्क क्या है, देखो
तो फॉर्मूला सब जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ना, इस मजाक नहीं हो रहा है, इसको लिखते जाना अपना, ठीक है। हमारे लिए तो रफ का काम हम कर रहे हैं, लेकिन तुम अपना लिख लेना वहाँ फॉर्मूला ये सब होता है, ठीक है, तब तुमको याद रखने में सुविधा होगी। अब टॉर्क है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बताओ मैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लो, मैं समझा देता हूँ, अभी फील कराता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो जैसे ये जो है ना, ये है, यहां पर फोर्स लगा दी, इसको हटाओ, ये ऐसे, ये है, यहां हिंज है और ये हमने फोर्स लगाया यहां पर, तो ये रोटेट करना चालू किया ना, इसको कहते हैं टॉर्क, ठीक है। रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट में जैसे एक दीवार को हम घुमाते हैं ना, तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, या फैन सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, किसके वजह से मूव किया, तो कपल ऑफ फोर्सेस लगा उस पर, इसकी वजह से उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, और टॉर्क के कारण फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क मतलब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देख फोर्स क्या होगा, मीटर, सॉरी फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स mlt माइनस 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेंथ लिखते हैं ml² t माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का लिखिए, फोर्स इनटू, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, नहीं न्यूटन मीटर, फोर्स में ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, उसी से तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को करना है तो क्या करोगे, ml² t माइनस 2, ये हो गया टॉर्क। समझ में आई इतनी बातें? अब इतनी बातें जब समझ में आ गई तो इसको रफ करते हैं और फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, और भी इसके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले लिखेंगे, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टॉर्क तो समझ ली थी। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, अब देखो इसमें लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगा ही, लेकिन लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है। तो इसको हम L, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को L लिख ले, और लीनियर मोमेंटम का मुझे पता है mlt माइनस 1, तो lt, तो ये क्या हो जाएगा ml² t माइनस 1, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो फोर्स का अगर जैसे हमें मोमेंटम का पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसे करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो ये मोमेंटम का क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, मीटर है, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये पूरा है, अब इसका यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसको यहाँ पर लिख देंगे, कितना हो जाएगा ml² t माइनस 1, क्लियर। तो ये है आपका एंगुलर मोमेंटम। 13, 14, देखिए 14 में क्या है, हमें ये जानना है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको आप G से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और G इक्वल टू क्या होता है, फोर्स F r स्क्वायर kg, ये नीचे आए इसको मल्टीप्लाई करेंगे kg माइनस 2, तो ये अब ये kg माइनस 2 लिख दी। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और r क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। प्यारे बच्चों अब इसको लिखो, तो mlt माइनस 2 l स्क्वायर kg m माइनस 2, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे तो m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2,
ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर पूरा डायमेंशन, और इसको क्या कहते हैं, यूनिट। तो ये यूनिट लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और ये जो है ना m-1 L3T-2, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो इसमें तुमको फोर्स याद था, बाकी सारा काम हो गया। तो फोर्स याद रखना, एनर्जी याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के, ओके, यहाँ पर मैं चाह रहा था कि फोर्स के टर्म्स से इसको निकालूं, ठीक है, फोर्स या एनर्जी के टर्म से इसको निकालूं, लेकिन नहीं निकल पा रहा था क्योंकि ठीक है, आपको जब न्यूटन थर्ड सेकेंड लॉ पढ़ाएंगे ना तो वहां पर पता चलेगा मोमेंटम। अब ये मोमेंटम ही तो है, तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, dp/dt। ये थोड़ा सा डी वाला टर्म चेंज को बताता है, स्मॉल चेंज को बताता है, तो अभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो p, या फिर अगर आपको ज्यादा नहीं पता तो चलिए p/t लिख लीजिए, तो F × t, इससे p निकल जाता, फोर्स पता रहता है तो p निकल जाता, और t लिख के और फिर यहाँ निकल जाते हैं। मतलब फोर्स से आप मोमेंटम को भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, और नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में है 9th का, उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। ये है F। ओके, इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो आगे बढ़, और आगे बढ़, और यहाँ पर लिखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बार बार आता है तुम्हारे एग्जाम में, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। प्यारे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ना, देखो एक फॉर्मूला है, ये माइनस ईटा a/dv/dx। अब ये सब क्या है मैं अभी समझा देता हूं। देखो सबसे पहले तो इस टर्म को समझ लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा होगा आपने, जब हम रोड पर चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो वहां पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वैसे ही फ्लूइड्स के अंदर जब आपस में लेयर के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये जैसे फोर्स है ना, F = -ηA/dv/dx। अब हमें यही जो है ना, ये इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और यहां पर इसको लिखेंगे ना तो ये फोर्स का क्या होता है, mL/T-2, ये तो मुझे पता है, और ये ईटा है, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, L², और dv/dx। अच्छा, d का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो dv/dx मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, तो वेलोसिटी को लिखेंगे क्या, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हुआ, Lt-1/L। तो ये जो है ना इसको लिखेंगे mL/T-2 = ηL²। L कैंसिल हो जाएगा तो T-1, ठीक है, और इसमें T-1 mL/T-2 ईटा नॉट नीटा, और ये L² T-1। प्यारे बच्चों, ईटा = क्या लिखेंगे बताओ मुझे, ये है, इसको यहां पर लिखाएंगे तो mL-1 T-1, ठीक है, यही चीज है mL-1 T-1। अब इसका चलो पहले तो यूनिट लिख लो, यूनिट क्या होगा, kg/मीटर/सेकेंड, और इसका जो हम डायमेंशन लिखेंगे ना mL-1 T-1। जैसे यूनिट लिख लेते हैं डायमेंशन भी लिखा जाता है, यूनिट आ जाए तो डायमेंशन भी आ जाए। अच्छा, किसको किसको याद रखना है, फोर्स एंड एनर्जी या वर्क का डायमेंशन याद रख लोगे, सारा निकल जाएगा, या फिर एक डिस्टेंस का याद रख लो, सॉरी बार बार डिस्टेंस बोल जाता हूँ मैं, वेलोसिटी का याद रख लेना, हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस तो याद ही रहता है सर, लेंथ होता है। अब चलो डिस्टेंस ये समझ में आया। अब हम दूसरा, अगर मान लो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये किस चिड़िया का नाम है सर, माथा खराब कर रहे हो आप। देखो माथा खराब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें जान लोगे ना तो अच्छा रहेगा, ब्रॉड एनालिसिस। अभी क्वेश्चंस बनाने में सुविधा होगी, हमें IIT लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर, एडवांस लेवल के तो उसमें आएगा ये। तो बार बार मैं कह रहा हूँ पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करता है, तो इसको रफ करो और यहाँ पर लिखो। ओके, सबसे पहले E = क्या होता है, HF।
एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी है, एच जो है ना प्लैंक्स कांस्टेंट है, यही हमें निकालना है। तो ई अपॉन एफ होता क्या है, देखो फोटॉन्स जैसे एनर्जी जो है ना लाइट, वो पैकेट्स में बंडल्स में एनर्जी को इमिट करता है, मतलब सॉरी लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है ऑफ कोर्स, वो क्या करता है एनर्जी को पैकेट्स में इमिट करता है, ठीक है। उस पैकेट को, पर्टिकुलर पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, या फिर उसी को एनर्जी को अगर डिनोट करना है तो h इंटू एफ लिखते हैं। और ये एच एफ जो है एक फोटॉन्स, वन क्वांटम ऑफ फोटॉन्स कहते हैं, 1 to इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ पर एच मैक्स प्लैंक ने ये सबसे पहले बताया था। क्वांटम मैकेनिक्स का यहीं से स्टार्टिंग होता है। क्वांटम मैकेनिक्स से सब क्या होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स की जिसमें स्टडी करते हैं उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। इसको मैंने बताया है फंडामेंटल जो फिजिकल वर्ल्ड जो पढ़ाया था उसमें थोड़ी बहुत मैंने इस बारे में बात करी थी। तो H इक्वल टू ई अपॉन एफ, ओके। अब इसमें यहाँ पर एनर्जी कितनी है, एनर्जी का डायमेंशन तुमको कहा था रट लेना, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना होता है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी। अच्छा फ्रीक्वेंसी नहीं जानता, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, नहीं तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो t माइनस 1 और ऊपर जाएगा तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 1, ये है h का। तो यहाँ पर चलो इसको लिखो, h का क्या होगा यूनिट वो देखो, जूल सेकेंड, नहीं पर सेकेंड है तो जूल सेकेंड, और ml स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब हमें बताना है नेक्स्ट, अब अभी तक जो हमने पढ़ा सब 11th से रिलेटेड टर्म्स से बहुत टर्म्स रह भी गए, लेकिन उसको जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर, वहीं पर उसको चैप्टर में, जिस चैप्टर में पढ़ेंगे वहीं पर उसको लिख लेंगे उसका डायमेंशंस, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, 12th के कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी तो तुमको पता ही है, एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो है ना वो यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। अब हमें इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो चार्ज से, चार्ज का इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होगा, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो Q इक्वल टू I इंटू टी और एम्पियर इंटू टी, यही है। तो AT या फिर इसको क्या लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, और इसी का डायमेंशन आएगा 80, ओके 8। चार्ज क्लियर है। उसके बाद चार्ज जैसे ही हमको आ गया एम्पियर सेकेंड, ठीक है, इसका मतलब AS का मतलब है एम्पियर सेकेंड, और चार्ज जैसे ही हमको आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे, पोटेंशियल का निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, V, मान लो जैसे वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो तूने पढ़ा होगा 10th में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, W अपॉन Q। तो वर्क का तुमको कहा था मैंने ml स्क्वायर t माइनस 2, ये याद कर लो। और जैसे ही 12th का लिखने लगो तो इलेक्ट्रिक चार्ज जरूर याद रखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये है, ये एनर्जी है और चार्ज का आपको AT, ओके। और यहां पर आप क्या लिखेंगे, ml, इसका फॉर्मूला पोटेंशियल का, ये करंट का, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये पोटेंशियल समझ में आया। और इसी का हमको क्या लिखना है यहाँ पर, जूल पर सेकेंड, तो ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है। अब ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया हमें 9। अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होगा यूनिट, अब इसका फॉर्मूला लिखो पहले। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है ये बताओ, पोटेंशियल अपॉन करंट, नहीं, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, जैसे V इक्वल इंटू IR
R इक्वल टू वी अपॉन आई, और V की जो V का जो होता है पोटेंशियल, मैंने कहा था इसको याद कर लो, ml² T-3 A-1, ओके करंट ये, और ml² T-3 A-2 ये रेजिस्टेंस, इसको तुम यहाँ पर लिख लो। अच्छा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है प्यारे बच्चों, और इसी को बोलते हैं वोल्ट, और इसका लिखोगे कितना, ml² T-3 A-2, ठीक है। ये दो याद रख लो, बाकी सारे लिखते जाओ। अब इससे ज़्यादा तुमने 12th में उतनी पढ़ी नहीं है फिजिकल क्वांटिटी, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे उसमें फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते जाओ, उसको क्या करते जाओ, राइट डाउन करते जाओ उसका, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, अब हम लिख देंगे यहाँ पर, परमिटिविटी ये सब चीज़ लिख देंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आता है वहाँ कॉन्सेप्ट रिलेटिव परमिटिविटी अभी समझाएं, तो इन सब चीज़ों को जो हम लिखेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए हम वहीं पर 12th में ही सब चीज़ का डायमेंशंस पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी एक फैक्ट पर बेस्ड है कि ओनली सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज बेस्ड on the fact that only similar physical quantity या same kind of physical quantity, ऐसे लिख लो, same kind of physical quantity can be added or subtracted। सब ये प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं, टू फिजिकल क्वांटिटीज connected with plus minus equal to less than greater than must have same dimensional फॉर्मूला। उसके डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, फार्मूला जो होने चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, तो आप जानते हैं ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इतना तो आपने पढ़ा है ना, फाइनल वेलोसिटी, और 9th में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। तो u इनिशियल वेलोसिटी, इसको क्या लिखेंगे बताओ मुझे, एल टी माइनस 1, a इंटू टी है, तो a क्या है, एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस 2 इंटू टाइम को क्या लिखेंगे, t, तो t, ओके। तो एल टी माइनस 1 ये है। अब ये दोनों और ये क्या हो गया, सेम कनेक्टेड है, मतलब कहने का ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, ओके, और प्लस से कनेक्टेड, इक्वल टू में है तो इसकी वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन होता है वही तो फाइनल वेलोसिटी का होता है, सिर्फ समय का बात है, पहले है वेलोसिटी और ये बाद में। अब सिमिलर मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप a इक्वल टू लिखते हैं बी सी प्लस माइनस अंडर रूट सी डी, ओके। तो अब a डायमेंशन इक्वल टू बी सी का डायमेंशन इक्वल होगा, प्लस माइनस से लिखे हुआ है, सबका डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा सी डी के डायमेंशन, ठीक है। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में अगर कनेक्टेड है प्लस माइनस से, इक्वल टू लेस देन से, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर दो सिमिलर काइंड के फिजिकल क्वांटिटी जो है इनके डायमेंशंस इक्वल होंगे, वही हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब मान लीजिए एक दो क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ दे कि क्या ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, तो यस, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल क्या है, यूनिट है लेकिन उसके
डायमेंशन नहीं है। रेडियन, स्टेरेडियन क्या यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। क्या ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसके लेकिन डायमेंशन है यूनिट नहीं है? तो ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं एग्जिस्ट करता। यदि डायमेंशनल फॉर्मूला है तो यूनिट तो होगा ही, ठीक है। तो कुछ सब डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी के नाम बताइए, तो आप नाम बताइए फिजिकल क्वांटिटी के। रेडियन, स्टेरेडियन सब क्या है? डायमेंशनलेस है। यूनिटलेस भी है। तो देखो डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तुमने एक टर्म पढ़ा हुआ रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी तुम्हारे टर्म में समझा देता हूं। देखो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ना, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये तुमने पढ़ा है रिलेटिव डेंसिटी। सिंपल समझ जाओ, डेंसिटी अपॉन नीचे डेंसिटी। तो डेंसिटी का रेशियो क्या होगा? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस भी। यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो दोनों स्पीड का ही तो रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा। और डायमेंशनलेस जो होगा मतलब यूनिटलेस भी होगा, और डायमेंशनलेस भी होगा। प्यारे बच्चों समझ में आई बात है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस भी है, ठीक है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल तो यूनिट था लेकिन डायमेंशनलेस था, लेकिन यहाँ यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं जिसमें डायमेंशन हो और यूनिट ना हो, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है आज की क्लास समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। डाउट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट तक, ताकि वो बेनिफिटेड हो। और कमेंट करके बताइए, लाइक जरूर कीजिए। अगर डिसलाइक करना है तो करिए, लेकिन बताइए कि क्यों, ठीक है। एक्सप्लेन कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि क्या पसंद नहीं आया, ताकि हम इम्प्रूव करें अपने वीडियो लेक्चर को। थैंक यू।